बारे में। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप डेली बेसिस में एक टॉपिक फिक्स करें और उस टॉपिक को उसी दिन क्लियर करने की कोशिश करें। इसके साथ ही हम बात करें समुद्रगुप्त की, तो समुद्रगुप्त का जो शासन है वो 335 से लेके 380 ईस्वी तक माना गया है। मतलब इनका जो शासन पीरियड है, जो साम्राज्य या राजा बने रहे, वो 335 से लेके 380 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया है। ये जो समुद्रगुप्त थे हमने क्रम से पढ़े हैं, तो ये समुद्रगुप्त जो है चंद्रगुप्त प्रथम के क्या थे, पुत्र थे। और साथ में चंद्रगुप्त ने इन्हें अपना उत्तराधिकारी भी नियुक्त किया था। क्या किया था? उत्तराधिकारी नियुक्त भी किया था। जो समुद्रगुप्त थे, उनको कविराज की उपाधि मिली हुई है। कविराज की उपाधि मिली हुई है क्योंकि ये कविताएं भी लिखा करते थे। इसके साथ में उनकी जो शासन करने की नीति थी वो कौन सी थी? दिग्विजय और एकीकरण। दिग्विजय और एकीकरण। दिग्विजय मीन्स होता है कभी नहीं हारने वाला या कहीं की जीतने की कोशिश करता रहना लगातार, और एकीकरण मतलब एकता के सूत्र में बांधना। तो इसने समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का विस्तार दिग्विजय नीति के तहत किया और उसको एकीकरण के सूत्र में बांधा, एकता के सूत्र में बांधा, ताकि वो बिखर नहीं जाए। इसके बाद में इन्हें भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी। भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी क्योंकि जिस प्रकार नेपोलियन अपने साम्राज्य विस्तार किया था वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का था, साथ ही वो जीतने में विश्वास करता था। उसी प्रकार समुद्रगुप्त भी क्या था? उसी प्रवृत्ति का था। और ये जो भारतीय नेपोलियन की जो संज्ञा दी वो किसने दी? विंसेंट स्मिथ ने। किसने दी भाई? विंसेंट स्मिथ ने ये इसको संज्ञा दी। हरिसेन जो एक राइटर था, साथ में ये इनके समुद्रगुप्त के का जो प्रशासन था उसमें क्या था? मंत्री। क्या था ये? मंत्री। और इनके द्वारा प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई। उस प्रयाग प्रशस्ति कहाँ लिखी गई? कौशाम्बी स्तंभ में। किस पे लिखी गई? कौशाम्बी स्तंभ में लिखी गई। किसके द्वारा? हरिसेन के द्वारा। तो इस प्रयाग प्रशस्ति में यह बताया गया है कि समुद्रगुप्त ने अपने शासन में अत्यधिक सैनिक सफलताएं प्राप्त की थी। अपने सैनिक शासन में अत्यधिक सैनिक सफलताएं प्राप्त की थी। मतलब कहने का मतलब ये कि उन्होंने बहुत से युद्ध जीते थे। इसके अलावा एक एरन अभिलेख है। कौन सा अभिलेख? एरन अभिलेख, जिनमें समुद्रगुप्त को क्या क्या बताया गया है? धनुर्धारी बताया गया है, परशुराम बताया गया है, अश्वमेध बताया गया है, वीणा वादन आदि बताया गया है। और ये जो लगभग जो मुद्राएं हैं वो उसने अपने सिक्कों पर भी क्या करवाई है? अंकित करवाई है। किन पर? सिक्कों पर। ये सारी मुद्राएं उन्होंने सिक्कों पर अंकित करवाई है। धनुर्धारी इसलिए कहा गया क्योंकि ये धनुष चलाने में बड़ा तेज और माहिर था। परशुराम ये कहा गया कि ये कभी भी दुश्मन के सामने हार नहीं माना। अश्वमेध हमेशा लगातार चलने के कारण। वीणा वादन, इसको संगीत का बड़ा शौक था और वीणा बजाने में ये माहिर था। आगे चलें तो आर्यावर्त का प्रथम युद्ध। आर्यावर्त का प्रथम युद्ध जिसे कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? नागवंश के दो शासक थे। नागवंश के दो शासक थे, एक तो अच्युत व दूसरा नागसेन। एक तो अच्युत और दूसरा नागसेन। किसके साथ युद्ध हुआ? समुद्रगुप्त के साथ युद्ध हुआ। और इस युद्ध में विजय कौन हुए? समुद्रगुप्त विजय हुए। इसलिए इसे आर्यावर्त का प्रथम युद्ध कहा जाता है। इसके अलावा हम आगे बात करें तो एक शासक थे कॉर्ट कुलज।
नामक राजा था, उनको समुद्रगुप्त के द्वारा हराया गया और अपनी राजधानी कहाँ बनाई गई? पाटलिपुत्र बनाई गई। कहाँ बनाई गई? पाटलिपुत्र बनाई गई। और यहीं से उन्होंने फिर अपना साम्राज्य विस्तार का और आगे का काम किया। उन्होंने 5 चरण में विजय अभियान चलाए। कहने का मतलब अपने साम्राज्य को विस्तार देने के लिए उन्होंने 5 चरण में विजय अभियान चलाए। इन 5 चरणों में सबसे पहले जो अभियान चला आर्यवर्तों के खिलाफ, और आर्यवर्तों के खिलाफ तो कहा जाता है, माना जाता है कि गंगा यमुना दोआब क्षेत्र से, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र से, मैं संपूर्ण भारत की बात नहीं कर रहा यार, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र से उन्होंने क्या कर दिया था? आर्यवर्तों का समूल नाश कर दिया था। मतलब आर्यवर्तों को कहीं का भी नहीं छोड़ा था। उन्होंने पहला अभियान गंगा यमुना दोआब क्षेत्र चलाया। फिर दूसरा अभियान जो था वो कहाँ चलाया? पूर्वी हिमालय के राज्यों में, जो पूर्वी हिमालय है उसके राज्यों में चलाया। तीसरा अभियान पूर्व विंध्य क्षेत्र के आर्टविक राज्य। चौथा अभियान चलाया पूर्वी दक्कन में दक्षिण भारत के राज्य, इनमें चलाया। और 5वां अभियान कहाँ चलाया? शक एवं कुषाण राज्य। शक एवं कुषाण राज्यों की हम बात करें तो ये जो राज्य थे वो भारतीय नहीं थे, बल्कि कौन से थे? विदेशी, मतलब भारत से बाहर की। तो कहने का मतलब ये कि समुद्रगुप्त ने भारत के बाहर भी बहुत से राजवंशों को क्या किया? हराया था। इसके साथ ही उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन भी किया। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन भी किया। ये पहला शासक था जिसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। और अश्वमेध का आयोजन करने के बाद उन्होंने अपने आप को एक उपाधि दी। वो कौन सी उपाधि दी? अश्वमेध पराक्रम। कौन सी उपाधि? अश्वमेध पराक्रम की उपाधि उन्हें दी गई। इसके साथ ही हम आगे बात करें तो जो समुद्रगुप्त था वो क्या था? धार्मिक रूप से सहिष्णु। धार्मिक रूप से सहिष्णु का मतलब होता है कि वो सभी धर्मों को मानने वाला था। और सबसे ज्यादा किसमें विश्वास करता था? वैष्णव धर्म में विश्वास करता था। किसमें विश्वास करता था? वैष्णव धर्म में विश्वास करता था। इसके अलावा एक नई बात हमारे सामने आई, वो ये आई कि उनकी पुत्री प्रभावती गुप्त, उन्होंने इनको एक नाम दिया, अनेकाश्वमेध याजिन। अनेकाश्वमेध याजिन नाम दिया। किस अभिलेख में? पूना अभिलेख में। किस अभिलेख में? पूना अभिलेख में। और इस अनेकाश्वमेध याजिन का अर्थ होता है कि समुद्रगुप्त ने एक से ज्यादा क्या करवाए थे? अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। इसके अलावा हम देखें तो समुद्रगुप्त के अन्य नामों में जो नाम मुख्य हैं उनमें अप्रतिरक्ष, कौन सा नाम है? अप्रतिरक्ष, व्याघ्र प्राक्रमक, प्रसबौद्ध कर्णक इत्यादि नाम है। तो डियर फ्रेंड, ये था समुद्रगुप्त, जिसमें मैंने वो लाइनें ली, वो टॉपिक उठाए, वो लाइंस ली हैं जो एक कंपटीशन एग्जाम के लिए या कहें किसी भी एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें हम क्वेश्चंस की बात करें तो हमारे सामने क्वेश्चन जो बनते हैं वो है कविराज की उपाधि किस गुप्त सम्राट के द्वारा ली गई? भारतीय नेपोलियन किसे कहा गया? अत्यधिक सफलताओं की बात किस स्तंभ पे लिखी गई? एरन अभिलेख जो है उसमें क्या क्या नाम दिए गए? ये क्वेश्चन जरूर बन सकता है। आर्यवर्त का प्रथम युद्ध किनके मध्य हुआ? तो किसके मध्य हुआ? नागवंश के जो 2 शासक थे, अच्युत और नागसेन, वर्सेस समुद्रगुप्त के मध्य हुआ। विजय अभियान कितने चरणों में चलाया गया? तो हम बता सकते हैं 5 चरणों में विजय अभियान चलाया गया। और उन्होंने कौन से क्षेत्र में आर्यवर्तों का समूल नाश कर दिया था? तो हम बता सकते हैं गंगा यमुना दोआब क्षेत्र से। तो डियर फ्रेंड, ये था समुद्रगुप्त का। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही मेरा डीबीजी एजुकेशन
फेसबुक पेज, उसको भी लाइक और शेयर करते रहें। जय हिंद, जय भारत।